Hello everyone, my name is Vikram and by education I'm a mechanical engineer but I've been in this field of education for the past 5 years now. पिछले 5 सालों से मैं लोगों को मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ and here at Learn Right our main aim would be to learn the concepts of maths and science. किस तरीके से मैथ्स और साइंस को आसानी से हम समझ सकते हैं, समझ के चीज़ों को याद कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन पर्पस है. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिज़िक्स का पहला चैप्टर दैट इज़ लाइट. So when we talk about light, what do you think light is? We cannot touch light, we cannot feel light, we can only observe through light. तो एक ऐसी एनर्जी जो हमें चीज़ें देखने में हेल्प करती है इज़ लाइट. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी. हमें लाइट नहीं दिखती है, हमें लाइट फील नहीं होती है, हम लाइट की वजह से देख पाते हैं. अब ये कैसे होता है, किस तरीके से फोटॉन्स काम करते हैं, किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे टकरा करके, किस तरीके से उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट लाइट इज़. तो सबसे पहले लाइट है क्या ये समझ लेते हैं. लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं. इसी को आप इंग्लिश में अगर कर देंगे तो ये लाइट की डेफिनेशन बन जाएगी. लाइट it is a form of energy which enables us to see. एक ऐसी एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है उसे लाइट कहते हैं. अब लाइट से जुड़े हुए काफ़ी सारे फिनोमेनाज हैं लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और भी कई सारे. बट अभी क्लास 10th में हम जो फिनोमेनाज लाइट के पढ़ेंगे वो हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग. तो स्टार्टिंग विद रिफ्लेक्शन. तो लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वापस बाउंस बैक कर जाती है. इसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा अगर आप एक लेज़र लाइट किसी भी शाइनी सरफेस पे मारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक करके, रिफ्लेक्शन कैसा होगा दैट डिपेंड्स ऑन दी सरफेस, बट वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है. इज़न्ट इट? आपने कई बार ये भी देखा होगा क्लास में, कई बार ऐसा होता है कि जो कोई धूप में बैठा होता है तो उसकी वॉच की रिफ्लेक्शन क्लास में जा रही होती है. आपके कोई शाइनी सा अगर बॉक्स है तो उसकी रिफ्लेक्शन क्लास में जा रही होती है. कई बार नोटबुक के कवर्स की रिफ्लेक्शन वॉल पे जा रही होती है. सो दैट्स ऑल रिफ्लेक्शन. बिकॉज जब सनलाइट इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो ये ऑब्जेक्ट्स उसे रिफ्लेक्ट करके वॉल पे प्रोजेक्ट करते हैं. बट सिर्फ ये ही रिफ्लेक्शन नहीं है. अगर मुझे एक चेयर ब्लैक कलर की दिख रही है, अगर मुझे एक वॉल पिंक कलर की दिख रही है, अगर मुझे एक लैपटॉप ब्लैक कलर का दिख रहा है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कोई भी कलर मुझे क्यों दिखता है? सो आपने ये तो सुना होगा कि रेनबो जब बनता है तो 7 अलग अलग कलर्स होते हैं, राइट? सो इसका ये मतलब है कि भाई जो वाइट लाइट है फ्रॉम सन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. वाइट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. 7 अलग अलग रंगों से मिलकर के वाइट लाइट बनती है. ये 7 रंग विब ग्योर से आप इसे याद रख सकते हैं. दिस इज फॉर वायलेट, दिस इज फॉर इंडिगो, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R is for red. So अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, जस्ट कलर रेड को रिफ्लेक्ट बैक करता है. सो लेट मी टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मटीरियल्स. सो ज़्यादातर जो हम मटीरियल्स पढ़ते हैं
आर नाइदर 100% रिफ्लेक्टिव नॉर 100% एब्जॉर्प्टिव। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल इन दी वर्ल्ड है ना, हम हाइपोथेटिकल आइडियल मटेरियल मानते हैं कि जो पूरा 100% लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं या पूरा 100% लाइट एब्जॉर्ब कर देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अभी तक या ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो या तो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे या सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले। तो ज़्यादातर ये कुछ परसेंटेजेस में होता है। एक अच्छा रिफ्लेक्टर 98, 97, 96% लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, राइट। वहीं एक अच्छा एब्जॉर्बर 97, 98, 99% लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। सो 99% लाइट एब्जॉर्ब करने वाला ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डार्कनेस टू द आइज़। तो हम वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। इट जस्ट लुक्स लाइक अ डार्क स्पॉट। सो जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी कलर का हमें दिख रहा है वो इस वजह से है क्योंकि वो कलर वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो आप कहोगे कि भाई इसके अलावा भी कलर्स होते हैं, बट वो सारे कलर्स इनके कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, राइट। ब्लैक जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी लाइट। तो इनमें से कोई सी भी लाइट जब नहीं होती है तो वो कलर हमें डार्क दिखता है या ब्लैक दिखता है। ब्लैक इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज इट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन तो हम क्या बोल सकते हैं? सो हमने रिफ्लेक्शन के दो एग्जाम्पल्स दिए। एक तो वो था कि आपने घड़ी चमकाई धूप में दीवार पे, उसका रिफ्लेक्शन गया। दूसरा, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो हो रहा है। एक लाइट का सोर्स था, वो इस डस्टर पे पड़ा, वाइट लाइट इस पे पड़ी, इस डस्टर ने बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए एक्सेप्ट फॉर दिस कलर ग्रीन। इसी वजह से ये डस्टर मुझे ग्रीन कलर का दिख रहा है। आप नोटिस करोगे इवन सब्जी वाले इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। सब्जी वाले, कपड़े वाले, दे ट्राई व्हाट दे डू इज़ वो अलग अलग कलर की लाइट्स लगाते हैं। आप देखोगे टमाटर या अनार के ऊपर लाल रंग की लाइट लगा देंगे ताकि वो टमाटर और अनार ज़्यादा लाल दिखे, बिकॉज रेड लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप उस पर रेड लाइट ही छोड़ोगे तो वो सारी रेड लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वो ज़्यादा रेड दिखेगा। तो ये एक ट्रिक है जो ज़्यादातर लोग यूज़ भी करते हैं। अगेन अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन पे। सो रिफ्लेक्शन is a phenomena because of which light bounces back after striking a surface। किसी भी सरफेस पे टकराने के बाद जब लाइट बाउंस बैक करती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। एज सिंपल इज दैट, राइट। अब रिफ्लेक्शन हम एक अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है मिरर को। तो मिरर के थ्रू अलग अलग, सबसे पहली बात अलग अलग प्रकार के मिरर्स क्या होते हैं, उनके थ्रू रिफ्लेक्शंस किस तरीके से होते हैं वो समझेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट, दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं भाई। एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो प्रकार के रिफ्लेक्शंस, डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर। रिफ्लेक्शन के दो टाइप, डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर। सो डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन पहले डिस्कस करते हैं। सो जब किसी एक सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराती है, अच्छा एक बार पैरेलल बीम भी समझ लें क्या होती है। सो लेट्स से यहाँ पे एक बल्ब है, एक है ना, ये एक बल्ब है। तो इससे लाइट कैसे आती है? हर डायरेक्शन में जा रही होती है ना। सी, लाइट कुछ इस तरीके से
हर डायरेक्शन में जा रही होती है। सो ये कहीं से कहीं तक आपको पैरेलल दिख रही है, इट्स नॉट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये क्योंकि स्प्रेड हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, सो इट्स नॉट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट। बट वहीं अगर आप एक लेज़र लाइट को देखोगे तो लेज़र लाइट इज ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, बिल्कुल यहाँ पे जो डॉट है लेज़र लाइट के, उतना ही डॉट ऑलमोस्ट आगे भी बनता है ना। सो लेज़र लाइट इज ऑलमोस्ट पैरेलल। और अनदर सोर्स ऑफ पैरेलल लाइट दैट वी कंसिडर टू बी पैरेलल इज फ्रॉम अ सोर्स एट इन्फिनिटी। अगर हम कोई भी सोर्स कहते हैं इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली लाइट को भी हम पैरेलल मानते हैं। नाउ इन what is infinity? Of course, when we look at the dimensions, तो अगर मेरी मेजर की हुई डायमेंशन छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है एज़ कम्पेयर्ड टू द डिस्टेंस टू दैट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब अगर मैं बात करूँ सन से अर्थ की डिस्टेंस ये है अजम्पशन, एंड मैं बात कर रहा हूँ इतनी छोटी डिस्टेंस की, तो इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए इस पूरी डिस्टेंस को इन्फिनिटी कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है, यहाँ पे कहीं पे रिफ्लेक्शन बन रहा है, सो इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए सन की डिस्टेंस इन्फिनिटी मानी जा सकती है। सो इन दैट केस वील कंसिडर द लाइट फ्रॉम सन टू बी पैरेलल। उस केस में हम सन से आने वाली लाइट को पैरेलल कंसिडर कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Two sources of parallel lights, one is laser, second is light from any source which is at infinity. Infinity से आने वाली light parallel होती है। आगे बढ़े। ओके, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हो रही थी। So when a beam of parallel light strikes a surface and bounces back parallelly, अगर ये पैरेलली वापस चले जाती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? अगर कोई पैरेलल आने वाली लाइट किसी इर्रेगुलर सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद इधर उधर भाग जाती है, पैरेलल नहीं रहती है, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जब पैरेलल बीम आकर के रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहती है, वेयर इज रेगुलर रिफ्लेक्शन जब पैरेलल बीम आती है और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही रहती है। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार रिविजन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लाइट? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। एक ऐसी एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है इज लाइट। लाइट से जुड़े हुए कुछ फिनोमिनास, जिनमें से पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो बाउंस बैक करती है। कितनी परसेंटेज ऑफ लाइट बाउंस बैक करेगी वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा या उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव है तो वो ज़्यादातर लाइट को वापस भेज देगा। अगर वो ऑब्जेक्ट एक अच्छा एब्जॉर्बर है लाइट का तो वो ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ कुछ छोटा पोर्शन बाहर भेजेगा। नाउ डिपेंडिंग कि कितना एब्जॉर्प्टिव है या कितना रिफ्लेक्टिव है, वो परसेंटेज लगातार चेंज होते रहेगा फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, सरफेस टू सरफेस, राइट। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद पैरेलल नहीं रहती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद भी पैरेलल रहती है, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। Okay, two sources of parallel beam of lights, one is laser and the second one is any source which is at infinity. Parallel source of parallel light के sources दो, एक तो laser light है और दूसरा है किसी भी infinite source से, infinite दूरी पे रखे हुए source से आने वाली light। सो आई वुड वॉन्ट कि आप सब लोग जैसे जैसे हम चीज़ें कर रहे हैं इनके छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहें। देखिए, यू विल हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा।
ये चीज़ें करने के बाद साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, एंड इट्स अ फैक्ट क्लास 9, 10th की मैथ्स और साइंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, राइट। एंड आई वुड से 11th एंड 12th में भी फिज़िक्स काफ़ी ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट। दैट्स माई ओपिनियन। मुझे केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी थी 11th एंड 12th में, बट फिज़िक्स मुझे 11th एंड 12th की भी काफ़ी हद तक आसान लगी। ऑफ कोर्स 9th एंड 10th की तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिलेबस काफ़ी कम हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो, बट एट द एंड थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से लगेगी। आई विल कीप गाइडिंग यू। मेरा काम यहाँ आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड सम गाइडेंस कि किस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो कम मेहनत में ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। सी आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, चीज़ों को रटने से बेटर है कि हम उन्हें समझ लें। नाउ दिस अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है, हम चीज़ें भूलते भी वही हैं जो हम याद रखते हैं। बट अगर हमें चीज़ें समझ में आने लगी तो हमें बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी मेहनत बच जाती है। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अ करेक्ट अप्रोच। चीज़ों को समझ के करना इज़ अ बेटर अप्रोच देन जस्ट मेमोराइजिंग इट। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। लाइट हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज़। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स की। तो जो ये मिरर्स होते हैं जिनमें रिफ्लेक्शन होता है, इसके हम बेसिकली दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर जो प्लेन सरफेस वाला मिरर होता है, जो ज़्यादातर वॉशरूम्स में लगा होता है, इज़ अ प्लेन मिरर, राइट। स्फेरिकल मिरर जैसा कि नाम से क्लियर होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो स्फेरिकल मतलब जो एक स्फेयर सा हो, तो पूरा ऐसा गोल मिरर तो नहीं होता है, बट एक स्फेयर का पार्ट हो सकता है। एक पूरे गोले को अगर हम काट दें ऐसे, तो इसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे, चाहे इस पार्ट को कहें चाहे उस पार्ट को कहें। वो एक छोटा पीस भी हो सकता है ये एक स्फेरिकल मिरर हो जाए, राइट। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा कर्व्ड अगर कोई मिरर है तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी आप सब ने देखे हुए हैं। जो गाड़ियों में शीशे लगे रहते हैं आर स्फेरिकल मिरर्स, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं आर स्फेरिकल मिरर्स, जो शेविंग वाले मिरर्स होते हैं छोटे वाले आर स्फेरिकल मिरर्स। तो ये सारे स्फेरिकल मिरर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट कुछ रूल्स हैं ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज मतलब नियम कानून, तो मतलब जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये नियम कानून फॉलो किए जाएंगे, हमेशा किए जाएंगे। सो द फर्स्ट लॉ इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। The first law is angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of reflection. अच्छा भाई, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब है क्या, ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक सरफेस है, हम ज़्यादातर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को इस तरीके से दिखाते हैं, एक प्लेन सरफेस और उसके नीचे ये डैश्ड लाइंस, ये शो करता है कि रिफ्लेक्शन ऊपर वाली तरफ से होगा। जिस साइड डैश लाइंस है मतलब वो पॉलिश्ड सरफेस है, इसके दूसरी तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। सो एक लाइट यहाँ पे टकराती है, टकराना मतलब इंसिडेंट करना, इंसिडेंट इज टकराना। सो दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, टकराने वाली रे। ये टकरा करके वापस चले जाती है सेम मीडियम में, ये वापस गई है मतलब रिफ्लेक्ट हुई है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो काफ़ी हद तक सिंपल अंग्रेजी है, इसमें तो अभी कोई साइंस आई भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस बनती है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है, जिस पॉइंट पे लाइट टकराई है, ऑफ कोर्स लाइट पूरे मिरर में टकराई हो सकती है, बट जिस पॉइंट को हम स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब जो भी हम एंगल्स वगैरह मेजर करते हैं वो नॉर्मल से मेजर करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो लाइनों के बीच का एंगल जो होगा उनमें से एक लाइन नॉर्मल होगी। सो नॉर्मल से इंसिडेंट रे वाला जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कई बार हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके और इसके बीच का एंगल नहीं है। याद रखना है हर एंगल नॉर्मल से मेजर किया जाएगा, तो नॉर्मल से इंसिडेंट की तरफ को जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ को जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो पहला जो लॉ है वो ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट्स अ लॉ, हमेशा फॉलो होगा, नियम है। सेकेंड, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence always lie on a same plane, एक सिंगल प्लेन पे लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, लेट अस से ये एक पीस ऑफ पेपर है, राइट? इस पीस ऑफ पेपर पे यहाँ पे मिरर है, तो अगर मैं एक लाइट इंसिडेंट करूँ ऐसे, वो लाइट जाए ऐसे, मिरर से टकराए और वापस आ जाए, ये नॉर्मल होगा। तो इन तीनों को मैं एक पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रह गई, ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रह गई, ये ऐसे गई और ये नॉर्मल ऐसे गई, ऐसा नहीं होगा। तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे। अगर ये ऐसे हैं तो ये भी बोर्ड पे ही होगा, इसी प्लेन पे। ठीक है, आगे इसको लिख भी लीजिए। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या करते हैं? लाई ऑन दी सेम प्लेन। ओके, एक बार इसे फिर से देख लें। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ कहता है कि साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ बनाती है उतना ही एंगल नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ कहता है ये जो इंसिडेंट रे है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, साथ में इस नॉर्मल के कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे है, तो नॉर्मल कहीं ऐसे होगा और रिफ्लेक्टेड रे कहीं ऐसे होगी। बट इसे मैं ऐसे घुमा करके फिर से इसी प्लेन पे दोबारा से
बना सकता हूँ। हालांकि ये भी एक प्लेन है, बट उसके लिए मुझे एक प्लेन ऑफ एक पेपर ऐसे कुछ लगाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। बट इसे मैं अगर टर्न कर दूँ तो अभी भी ये सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, है ना। अगर आपको ये सिंगल प्लेन पे लाई करने वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है, सो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा किसी और एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकूँ।